हूँ। एक बात वारिस भाई से आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि गीता और रामायण में कहाँ लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। तो मैं वारिस भाई से कहना चाहता हूँ कि जब गीता और रामायण थी तब मस्जिद इस देश में थी ही नहीं, तो कहाँ से लिखा होगा वारिस भाई? अच्छा, आपको भी पता है, देखिए देश का कानून भी जानते हैं आप, और आप इस्लामी कानून भी जानते हैं। बताइए ना, ये वक्फ की जमीनों पर ये कुछ सैकड़ों रुपए में, हजारों रुपए में किराए पर, लीज पर देकर वो मॉल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, दुकानों के किराए पता नहीं आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मुतवल्ली क्या कर रहे हैं उस पैसे का। आपको भी पता है भ्रष्टाचार है, पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, आप भी जानते हैं ये बात आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, वारिस पठान बोलिए, आपकी बारी है। क्या बोल रहे थे वारिस पठान? एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा, उससे पहले विष्णु कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं। एक बात वारिस भाई से आगे लेकर जाना चाहता हूं कि गीता और रामायण में कहाँ लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। तो मैं वारिस भाई से कहना चाहता हूं कि जब गीता और रामायण थी तब मस्जिद इस देश में थी ही नहीं, तो कहाँ से लिखा होगा वारिस भाई? अच्छा सुनिए ना, मेरी आप मुझे बता दीजिए ना कि जब गीता और रामायण आई थी वहाँ पे कौन सी मस्जिद थी? मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बात यही बता पहले तो अखिलेश भाई ने बात की, तो मुझे रोशनी डालने दो। अरे आप अभी देने डिबेट के अंदर ये वो ना, मानक भाई ने मेरे को सवाल किया था, विष्णु भाई थोड़ा सा जवाब देने दो। अभी अखिलेश भाई ने बताया कि किस तरह से जमीन हड़प करके ले जाएगी और दे दी जाएगी उद्योगपतियों को। मानक भाई आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक आगा खान के ऑर्फनेज की जो जमीन थी वक्फ की 22 करोड़ रुपए में सिर्फ खरीद ली, जो मोदी के बहुत करीबी है। अब वो मैटर जो है उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। यहां पर जब दो अफसर ने उसको वक्फ के बारे में कुछ करने की कोशिश की, दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मैं यकीन मानिए, मैं पूछना चाहूंगा विष्णु भाई, क्या आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अंदर याचिका दाखिल करेंगे कि ये जो वक्फ की जमीन है, ये जो आगा खानी वक्फ की जमीन है, ऑर्फनेज का हिस्सा है, ये वापस लो वहां से उद्योगपति के पास से, आप लेने के जाएंगे क्या? चलिए बताइए। आप हक इंसाफ की बात करते हो तो विष्णु भाई चलिए मेरी बात का जवाब दो। मैं जाऊंगा, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं लॉयर में निकाल के लाऊंगा ना। आप तो जानते हैं अच्छे से, आप आइए मेरे ऑफिस में, मैं तो आपके पेपर्स लेके आइए, चलेंगे। आप नहीं, एज लॉयर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप खुद भी वकील है, आप मेरे से कह रहे हैं वारिस भाई। अच्छा वारिस भाई, वारिस भाई, आपको मेरी क्या जरूरत है? वारिस भाई जो वक्त की जमीन 5 स्टार होटल बनाने की दे दी गई, कुल 12,000 रुपए किराए के लिए, उसका मुकदमा लड़ेंगे क्या आप? बहुत अच्छा तो है जो अरे लड़ेंगे, हर जगह लड़ रहे, आप तो डाल दिए, दाखिल कर दिए असंवैधानिक कानून के खिलाफ, सारी पॉइंट आएगी वहाँ। मगर ये जो ऑर्फनेज की जगह थी, आगा खान ऑर्फनेज ट्रस्ट की जगह थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप लोगे वापिस वहां से, चलो बताओ ना। अरे हिम्मत से बोलो मोदी जी को लेके दिखा दो। नहीं लेंगे, वो बचाने के लिए तो सब हो रहा है। अरे मानक भाई, ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा, लिमिटेशन एक्ट, ये सारी चीज वक्फ बाय यूजर, ये सारी चीज उसी लिए तो हो रहा है। सरदार आरपी सिंह जी, अब तो समझो मोदी की बात को, ये सारी चीजें बचाने के लिए चल रहा है आपके दोस्तों का, जिन्होंने बड़ा जू बना दिया है। होटल पे जवाब नहीं दे रहे वारिस पठान। मुर्गियों को बचाया जा रहा है, मगर जियो मार्ट में बिक रहा है मुर्गी। वारिस पठान एक सेकंड, आप तो देखिए, मुर्गियां बचाई जा रही है मानक भाई, मगर जियो मार्ट के अंदर मिल रहा है चिकन मीट, आप जाके ले सकते हो। अरे रुकिए ना वारिस पठान, आपको भी पता है, देखिए देश का कानून भी जानते हैं आप, और आप इस्लामी कानून भी जानते हैं। बताइए ना, ये वक्फ की जमीनों पर ये कुछ सैकड़ों रुपए में, हजारों रुपए में किराए पर, लीज पर देकर वो मॉल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, दुकानों के किराए पता नहीं आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मुतवल्ली क्या कर रहे हैं उस पैसे का। आपको भी पता है भ्रष्टाचार है, पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, आप भी जानते हैं ये बात। आपको भी पता है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए जी, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, अरे रिफॉर्म के लिए वक्फ बोर्ड है मानक भाई, ट्रिब्यूनल ने काफी केस ट्रिब्यूनल ने पास किया है, फाइल किया है ना कोर्टों के अंदर। ऐसा नहीं है कोर्टों में केस पेंडिंग नहीं है, कोर्टों में केस पेंडिंग भी है। और खाली क्या वक्फ बोर्ड के अंदर ही घपलेबाजी हो रही है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं हो रही है? हाँ, कहीं पे नहीं हो रही है सरदार जी। ये आरपी सिंह साहब है, क्या आपके यहाँ पे नहीं हो रही है? अरे कितना बड़ा बड़ा इल्जाम लगा है पार्लियामेंट में, खड़े एक भी जमीन पर कहीं घपलेबाजी की बात होगी तो मैं इल्जाम लगाया गया पार्लियामेंट में, बड़े बड़े सांसद कहीं पे कोई जमीन पे कब्जे के कोई घपलेबाजी की बात नहीं। गुरुद्वारा कमेटी से गुरुद्वारे मैनेज करती है, बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहीं पर भी नहीं है क्या? खाली वक्त में भ्रष्टाचार हो रहा है, खाली वक्त में हो रहा है क्या? और सोच कर बात करा करो, तो उसके लिए कानून है, कायदा है, सब है ना। आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील में। बात मत करना, कोई गुरुद्वारा कमेटी में जमीन मैनेजमेंट की कमेटी नहीं है। बोल रहे हो फिर आप वक्फ के घपले की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है, मस्जिद मैनेजमेंट का नहीं है, मदरसा मैनेजमेंट का नहीं है, ईदगाह मैनेजमेंट का नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने अभी आपको कहा कि आप मुकदमा एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अतीक भाई कुछ कह रहे हैं क्या? देखते हैं जरा, आपकी आवाज आ रही है नहीं? बोलिए मानक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए बोलिए।
मानक जी, पिछले 50 सालों में आप मुझे बताइए पूरे भारत में कितने चीफ मिनिस्टर मुसलमान गुजरे हैं? आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इन चीफ मिनिस्टर्स ने, हिंदू चीफ मिनिस्टर्स ने ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट किए, अपना यसमैन इनके मुतवल्ली अपॉइंट किए, इनके यसमैन तमाम कार्यकर्ता जो वक्फ बोर्ड के हैं वो हिंदू रहे। अगर मुसलमान भी रहे तो वो सरकारों के चीफ मिनिस्टरों के यसमैन रहे। करप्शन किसने करवाया, किसके उसके अंदर नजर तले हुआ? आप बताइए ना, कितने चीफ मिनिस्टर शामिल हैं? कैसे करप्शन को आप ये? अच्छा, मैं आपसे इसी पर एक पलटकर सवाल ये पूछता हूं, अगर मान लीजिए कि डीएम या उससे ऊपर के किसी अफसर या किसी भी अफसर को मान लीजिए सरकार जो जिसको अपॉइंट करेगी, अगर वो सर्वे करने का अधिकार उसके पास चला जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश की राज्य सरकारें बीजेपी की हैं, बहुत सारी ऐसे अलायंसेस इंडिया अलायंस की पार्टियों की भी हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि सरकार अपने यसमैन को ही चुनेगी तो कम से कम उन स्टेट्स में तो आप मान सकते हैं ना कि वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, पूरा दारोमदार ये बिल का किस चीज के ऊपर है? मुसलमानों का उद्धार। मानव जी, मुसलमानों का उद्धार करने की वो पार्टी आपसे वादा कर रही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक सिंगल यूनिवर्सिटी के मेरा जवाब माइनॉरिटी वो पार्टी कर रही है। नहीं, आरपी सिंह जी मुझे जवाब नहीं मिला। एक मिनट, आरपी सिंह जी मुझे जवाब नहीं मिला। एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब मुझे जवाब नहीं मिला। मैं कह रहा हूं अगर सरकार का कोई नामित अफसर ही सर्वे करेगा तो जहां पर कांग्रेस की, डीएमके की, बाकी पार्टियों की सरकारें हैं वहां तो सब ठीक रहेगा ना? नहीं, कितनी सरकारें और कितनी सरकारें आगे जाके बचेंगी? हाँ। जो प्रेजेंट सूरत हाल है उसमें, यहाँ पर मैं उसी तरफ आपका नजर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि इनकी नीयत के ऊपर हमको इसीलिए शक है कि एक यूनिवर्सिटी जो हमारी माइनॉरिटी है उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को इन्होंने चैलेंज कर रखा है कि कैसे हमारे लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अस्पताल बनवाएंगे, कैसे हम इन पर भरोसा करें, स्कूल बनाएंगे, कैसे बेवाओं और यतीमों मुसलमानों को भला करेंगे। विष्णु जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं जो मैंने पहले भी पूछा था। हिंदू मंदिरों में आमतौर पर किसी भी धर्म का कोई भी आदमी जाकर दान कर देता है नहीं कर देता? हम भी सुनते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में उनकी आस्था होती है, दान कर देते हैं। तो आप मुसलमानों में ये क्यों रोक रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग दान कर सके? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस्लामिक लॉ की बात करेंगे तो वक्फ एक्ट 1995 और जो प्रेजेंट वक्फ एक्ट 2025 है, ये एक इस्लामिक लॉ का दर्पण है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं उसको कोडिफाई करने का काम किया गया है। पॉइंट मतलब मुस्लिम भी दान कर सकता है? हाँ, मुस्लिम भी दान कर सकता है, नॉन मुस्लिम कर ही नहीं सकता है। तो इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, इन चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी? जब 13 में सर्वसम्मति से वो सारे के सारे असीमित अधिकार दिए गए थे, तो फिर अब क्या हो गया? क्योंकि वो जो अधिकार दिए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। सब दान कर सकते हैं ना, इसलिए लाए गए हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे असीमित अधिकार दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। मानक जी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको सेक्शन 40 बताया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सेक्शन 104 बताया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सेक्शन 107, 108 बता रहा हूं, जिसमें इक्वैक्यू प्रॉपर्टी जो केंद्र सरकार जिसकी कस्टोडियन होती है उसको वक्फ को दे दिया गया सेक्शन 108, और वक्फ एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया। उस ओवरराइडिंग इफेक्ट को खत्म किया गया है। 107 में वक्फ एक्ट को लिमिटेशन से मुक्त कर दिया गया। मतलब कभी भी हमारे लिए तो लिमिटेशन है, अगर आपको कोर्ट आना है तो एक समय सीमा के अंदर आना है। वक्फ एक्ट 1999 कभी भी जा सकते। तो वो तो मैंने बताया सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रस्ट और सोसाइटी। तो ये जो असीमित अधिकार दिए बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कोई पेपर्स के, तो उस समय सारी पार्टियों ने क्यों सपोर्ट किया था? अब देखिए, अब उस समय क्यों किया था मुझे नहीं पता, पर पिछले 7-8 सालों में एक मुहिम छेड़ी हमने, एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट की इस पूरे देश में, और उसके बाद आज सेक्शन 40, जिसका मैं मानक जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई भी लीगल ल्यूमिनरी सेक्शन 40 को डिफेंड नहीं कर सकता है, डिफेंड नहीं कर सकता। आपको ओनर होना जरूरी है, ओनर होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं तो करें? बताइए आरपी सिंह जी, 13 में आपने क्यों सपोर्ट किया था? मुझे इसमें छोटी बात जोड़नी है जो छूट गई विष्णु जी से। लगभग 9.25 लाख एकड़ जमीन है। 2013 में अमेंडमेंट को सपोर्ट किया था जब सुषमा जी 9.25 लाख एकड़ जमीन है, और उसकी कीमत है 1.28 लाख करोड़ रुपीस है। और कृपा कर सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा कैटेगरी लिखा है कि 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है इससे 10% के हिसाब से।
ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ आप हिंदू छोड़िए, और भी कोई एक्सपर्ट आ सकते हो डोमेन के, उनको लाइए वक्त। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके माध्यम से सुनिए, उनके माध्यम से ये 12,000 करोड़ को बढ़ाकर 20,000 करोड़ पे ले जाइए, ताकि जो मुसलमानों के लिए और अच्छा पैसा उपयोग हो सकता है वो हो सके, वो उनके लिए ऑर्फनेज खुल सके, हॉस्पिटल खुल सके, उनके लिए और अच्छे प्रावधान हो सके। ओके, आप अखिलेश जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अखिलेश जी। मानक जी, हाँ बोलिए। मानक जी देखिए, जब इनसे भाजपा के लोगों से ये पूछा जाए कि वक्फ कमेटी में नॉन मुस्लिम क्यों है, तब ये कहते हैं कि यह कोई धार्मिक संस्थान या मैनेजमेंट संस्था है। और इनसे दूसरी जब बात करो तो अब ये जो वकील साहब बैठे हैं बता रहे हैं कि कहाँ इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है। इनका अपने ही कंट्रोवर्शियल बातें रख रहे हैं। 2013 में जब पास हुआ तो यही लोगों के सुझाव पे ये सारे बिल यूनानिमस समझौते से पास हुआ था, सब मिलके बनाए थे, उसमें बीजेपी भी थी। उसको अब ये गलत बताते हैं, काला बताते हैं। तो इनको इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना, अपने दो मालिकों के लिए ही ये कीर्तन करते रहेंगे। इसी तरह कीर्तन कृषि कानून के लिए भी कर रहे थे, अचानक एक दिन उसे वापस लेना पड़ा, उसके बाद वो बात नहीं रखते हैं। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। विष्णु जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस टाइम खत्म हो रहा है। इन्हें उत्थान नहीं, इन्हें मुस्लिमों के उत्थान के लिए नहीं चिंता है, उनके उत्पीड़न की चिंता है। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ये जो प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल आया है, सब छोड़ो। ये इन पहले अमेरिका को कम से कम अपना विरोध तो दर्ज करा दो। यहाँ भाजपा का प्रवक्ता विरोध भी नहीं दर्ज करा रहे हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगा दिया। चीन पे तो कम से कम बताओ कि हमारी जमीन क्यों कब्जा हो, क्यों खाए हो, अपने सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी को भगाओ, हटाओ, अपने फॉरेन मिनिस्टर को बदलो। विष्णु जैन जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे पहला ओनली विष्णु जैन। मानक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे पहला वक्फ कानून 1913 में आया था, और उस समय जो कानून आया था, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार इसलिए लाई थी कि जो भी व्यक्ति वक्फ के समय, उस समय भी गड़बड़ी हो रही थी, तो इसलिए लाया गया था कि डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने वक्फ की संपत्ति दर्ज कराई जाए। सिर्फ इतना ही कानून था 1913 और 1923 का। कालांतर में हमने देखा अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कि इसको ऐसा विशाल रूप दिया गया कि अभी जो संसद में आंकड़े दिए गए हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर द्वारा, वो शॉकिंग है, चौंका देने वाले हैं कि किस तरह से बढ़ाया गया है। तो इसीलिए आज ये कानून की जरूरत इसलिए पड़ी है। वो एक अलग चर्चा का विषय है कि कानून कितना अचीव कर पाएगा, कितना डेफिसिट है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर जो कानून लाने की जरूरत पड़ी है वो इसलिए पड़ी है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट कर रहे थे, वक्फ के ट्राइब्यूनल को डिसीजन को आप फाइनल कह रहे थे, कोई अपील का प्रोविजन नहीं था, इसीलिए आज इस अमेंडमेंट बिल की जरूरत पड़ी। मुझे छोटी सी बात कहनी है, ये बार बार चाइना वाली बात करते हैं। जनरल नरवाणे का इंटरव्यू सुन लीजिएगा, आप होंगे चाइना के चापलूस जिन्होंने अंगूठा काटकर चाइना को दे रखा है और उसके एवज में पैसे ले रखे हैं अपने ट्रस्ट के अंदर, समझे नहीं? जनरल नरवाणे ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि 1 इंच भी जमीन चाइना के पास नहीं है, हमको आर्मी के जनरल पे विश्वास है। ओके, टाइम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने जो जनरल है, हमारे जो फौजी हैं, उन पे हमें भरोसा है। वो बता रहे कि हमारी कोई भी ज़मीन चाइना के पास नहीं है, हमारी ज़मीन हमारे पास पहले से ही है। ये सब जो कांग्रेस के लोग हैं पूरा अफवाह फैला रहे हैं फालतू का। चाइना ने हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं किया है, हमने अपनी ज़मीन वापस ले ली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पे नए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।